क्या सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है? यह प्रश्न आजकल काफी न्यूज में बना हुआ है और इसी प्रश्न को अगर हम एनालाइज करें तो एक रीसेंट न्यूज इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और इस डिस्कशन में हम नजर डालेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट एक आर्बिट्रेटर जैसा उभर रहा है जब हम भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस हेडलाइन पे नजर डालिए। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स जुड़पी जंगल इन विदर्भ एज फॉरेस्ट लैंड। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जुड़पी फॉरेस्ट आखिरकार है क्या। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जुड़पी किस बात को हम कहते हैं। दोस्तों, जुड़पी आप देखेंगे एक मराठी टर्म है फॉर स्क्रब लाइक वेजिटेशन, जो विदर्भ टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स का हम लोग मान के चलते हैं, उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जुड़पी फॉरेस्ट या जुड़पी स्क्रबलैंड मिलता है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या है? अगर कुछ के नाम मैं बताऊं आपको, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंडिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जुड़पी फॉरेस्ट को इंक्लूड करते हैं। अब समझते हैं कि आखिरकार ये स्क्रब लाइक वेजिटेशन का अर्थ क्या हुआ। ऐसा समझिए कि ये एक इंटरमीडिएट लेयर है ग्रास और ट्री के बीच में। अगर इसका इंग्लिश डेफिनेशन हम देखेंगे तो इसको कहते हैं लो वुडी प्लांट्स। छोटे हाइट के वुडी प्लांट्स हैं ये, यानी कि ये फुल फ्लेज्ड फॉरेस्ट नहीं है। अच्छा, पूरा ऐसा घना जंगल जो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है वैसा नहीं है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की श्रेणी में इंक्लूड कर दिया है। अब आप कहेंगे कि भला ये कौन सा बड़ा बात हो गया, फॉरेस्ट की श्रेणी में इंक्लूड कर दिया, सो व्हाट। तो ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास के पन्नों को जब हम पलट के देखते हैं तो फॉरेस्ट का डेफिनेशन एक मेजर सोर्स ऑफ डिस्प्यूट है। चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दोस्तों, मैं लेके चलता हूं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि 1947 के टाइम पीरियड के दौरान। उस समय क्या देखने को मिला था कि हमारे जो नए नए फाउंडिंग फादर्स थे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट पे, उन्होंने ये देख के रखा था कि कैसे ब्रिटिश काल में कोलोनाइजर्स ने हमारे जंगलों को एक कमोडिटी जैसा यूज किया। कैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर के एफर्ट के लिए भारत के ना सिर्फ मेन पर मटेरियल, हमारे रिसोर्सेज का भी अनमिटिगेटेड लूट किया है दोस्तों, जिसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन भर के हुआ है। यानी कि हमारे जो नए नए लीडर्स थे वो जानते थे कि जंगल एक रेवेन्यू का सोर्स है, और वही हैंगओवर उनके पॉलिसी में भी देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं, इंडिपेंडेंस से लेके करीब करीब 30 वर्षों तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जंगलों को भरतक तरीके से काट रहे थे, उसको एक रेवेन्यू का सोर्स जैसा समझ रहे थे। इवेंचुअली 1976 में आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है ये, क्योंकि इस समय अब यूनियन गवर्नमेंट इस स्टेट गवर्नमेंट के रवैये के ऊपर लगाम लगाता है। कैसे? सबसे पहले फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से चेंज करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट के ऊपर जो ऑब्लिगेशन होता है उसमें जंगल का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी का प्रोटेक्शन को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने का एक कंडीशन डाल दिया जाता है। अब जब स्टेट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है तो सिटीजन के ऊपर भी डाला जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा जाता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड द एनिमल कंजर्वेशन एंड द बायोडायवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, इस उम्मीद के साथ कि स्टेट गवर्नमेंट्स का ये रवैया, जहां पे ये जंगलों को एक रेवेन्यू का सोर्स जैसा समझ रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वो रोकेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? जी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स फिर भी जंगलों को काटते रहे। इवेंचुअली बात इतनी खराब हो जाती है कि साल 1996 में श्रीमान थिरुमलपाद गोदावर्मन, ये एक तमिलनाडु के रेसिडेंट थे जो नीलगिरी हिल्स में गए और वहां देखते हैं कि बहुत लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन चल रहा है। तो वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके एक पीआईएल दाखिल होता है, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को पूछते हैं कि हमें बताया जाए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आने के बावजूद, जो 1980 में आया था, जहां पे जंगल को अगर आपको काटना है तो आपको यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसे हम कहते हैं नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए अगर आपको जंगल को डाइवर्ट करना है तो आपको यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। तो वो पूछते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980
के अंतर्गत आप जंगल को डाइवर्ट नहीं कर सकते, जंगल को काट नहीं सकते। फिर कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स आज भी जंगल काट रहे हैं? तब जाके पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का एक टेक्निकलिटी है, वो एक टेक्निकल पॉइंट पे खेल रहे हैं। उनका पॉइंट क्या है कि भाई हमें यह क्लियर किया जाए कि जंगल का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जंगल, ऑफ अ फॉरेस्ट? क्या उसमें एक पेड़ होता है या 10 पेड़ होता है या 100 पेड़ होता है? कितने एरिया का जंगल होना चाहिए? इस सवाल पे सुप्रीम कोर्ट गोदावर्मन जजमेंट इस्टेब्लिश करता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब फॉरेस्ट का डेफिनेशन डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब जब गोदावर्मन जजमेंट के अनुसार एक नया डेफिनेशन आ गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स जाएं और अपने अपने राज्यों में एक सर्वे करें कि इस नए डेफिनेशन के अनुसार कितने नए फॉरेस्ट्स हैं, ताकि उनको हम प्रोटेक्शन दे सकें। तो ध्यान रखिएगा, ये 1996 का जो टाइम पीरियड है, गोदावर्मन जजमेंट है, ये क्रिटिकल है अगर हमें समझना है कि जुड़पी फॉरेस्ट या जुड़पी स्क्रबलैंड वेजिटेशन ये कैसे आज फॉरेस्ट की श्रेणी में आ गया। जब आप ये समझ लिए दोस्तों, अब न्यूज देखिए। इन 1996 द लैंडमार्क गोदावर्मन जजमेंट एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, बढ़ा दिया गया। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट आप इंक्लूड करिएगा और कहते हैं बेस्ड ऑन रिकॉर्ड नॉट ट्री कवर, पेड़ है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभी भी एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी यानी कि अभी भी एक डाउट है कि भाई चलिए फॉरेस्ट तो हम लोग समझ गए, पर ये स्क्रब लाइक वेजिटेशन, ये लो वुडी प्लांट्स, क्या ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आएंगे? अब जाके फाइनली जस्टिस गवई का एक बेंच, वो लीड कर रहे थे, वो कहते कि हाँ जी, जुड़पी का फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है। यानी कि उसके पहले जो कुछ उस जुड़पी लैंड पे बना होगा, जो भी स्कूल, कॉलेज या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, वो मान्य है। पर 1996 के बाद अगर आप कुछ भी बनाए हैं तो वो इलीगल है। अब स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि ये फॉरेस्ट नहीं है, ये वेस्टलैंड है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे एक रियल एस्टेट है, वहां का एक डेवलपमेंट पोटेंशियल था। पर सुप्रीम कोर्ट एक सिरे से इस बात को खारिज कर देता है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों, फॉरेस्ट का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पेड़ होने चाहिए, फॉरेस्ट स्क्रबलैंड भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं ये जो जुड़पी वेजिटेशन है, ये एनिमल कॉरिडोर के लिए यूजफुल है। आपको पता होगा एनिमल कॉरिडोर क्या होता है? 2 प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच में एक ऐसा रास्ता जिससे एनिमल अपना आवाजाही करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उन सारे पक्षों को मद्देनजर रखते हुए जुड़पी स्क्रबलैंड वेजिटेशन को फॉरेस्ट की श्रेणी में डाल देता है। इसके चलते क्या होगा? जो जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में थी, अब क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर चली गई है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इस लैंड को अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को मद्देनजर रखा इस जजमेंट को सुनाने के दौरान? वो कहते हैं कि भाई यहां पे देखिए, बहुत सारे आपके ऑलरेडी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है, पर इसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लेना देना है एनिमल कॉरिडोर्स के साथ। यानी कि हमको बैलेंस करना है डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। दोस्तों, ये जो बैलेंस है ना, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1996 के पहले, यानी कि गोदावर्मन जजमेंट के पहले जो कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्क्रबलैंड पे बना था वो मान्य है, पर 1996 के बाद जो कुछ बना है वो इलीगल है दोस्तों। और इसीलिए जुड़पी फॉरेस्ट जो महाराष्ट्र में विदर्भ डिस्ट्रिक्ट्स में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडेड है, उसका फॉरेस्ट की श्रेणी में जाना भारत के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एक्टिविज्म के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आई होप ये कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक मैं आपके लिए डीमिस्टिफाई कर पाया, सिंप्लीफाई कर पाया।